गरीब बहू की जादुई हरे मटर की खेती। मोहन एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में मटर की खेती किया करता था, लेकिन वो जितना गरीब था दिल से उतना ही अमीर था। मोहन हर वक्त जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगली सुबह मोहन उठकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है। हे भोलेनाथ, आखिर मैं क्या करूं? दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाऊं। आप तो जानते ही हैं कि अब मेरी जमीन बंजर हो चुकी है और बंजर जमीन पर खेती कर पाना आसान नहीं है। पहले मैं अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा था, पर अब मैं रोज अपने काम को लेकर परेशान रहता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन खेती करने के लिए अपने खेत जाता है, लेकिन खेत की दशा देखकर मोहन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब मोहन की जमीन बंजर हो चुकी थी। इसलिए अब इस पर मोहन खेती नहीं कर पा रहा था और मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाए। इस खेत की स्थिति तो दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। अगर ऐसे रहा तो कैसे चलेगा सब? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आमदनी 1 रुपए की भी नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालूं मैं। परेशान मोहन अपने खेत के पास खड़ा था, तभी सुधीर वहाँ आता है। अरे क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहा है तू। सुधीर भाई, तुम तो जानते हो ना, पहले मैं ऐसी खेत के भरोसे अपनी मटर की खेती करता था और हमेशा मेरे मटर की खेती अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन अब पता नहीं मेरे खेत को किसकी नजर लग गई है, जिससे मेरी अब मटर की खेती ही नहीं हो पाती। पूरी की पूरी जमीन बंजर हो चुकी है। हाँ, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सब्र करो, क्या पता एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। और हाँ, अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास मदद के लिए आ जाना। मैं हमेशा तेरी मदद करूँगा। सुधीर की बातें सुनकर मोहन थोड़ा सा खुश होता है और फिर अपने घर जाता है। घर जाते ही मोहन की पत्नी घर खर्च की लंबी चौड़ी लिस्ट मोहन को देते हुए कहती है, ये कुछ जरूरत का सामान है जी। पिछले 15 दिनों से मैं कैसे घर संभाल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। घर में खाना बनाने के लिए ना तो चावल है, ना ही एक चुटकी नमक। शीला, तुम तो जानती हो ना कि अभी हमारी स्थिति कैसी है। फिर भी अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही बताइए मैं क्या बनाऊं? शीला की दी हुई लिस्ट लेकर मोहन अपने दोस्त सुधीर के पास जाता है और सुधीर से कुछ पैसे उधार मांगता है। सुधीर, मुझे तेरी मदद चाहिए दोस्त। तू तो जानता है ना कि अभी मैं कितना परेशान हूँ। मटर बेच कर जैसे तैसे अपना घर संभालता था, लेकिन अब उस जमीन पर मटर की खेती ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अपने घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। इसीलिए मुझे कुछ पैसे तुझसे उधार चाहिए। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ। जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं तेरी मदद करूंगा, और जब मुझे तेरी मदद की जरूरत होगी तब तू मेरी मदद करना। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, बस यही कुछ 4000 दे दे। इन्हीं पैसों से मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगा। घर में राशन न होने के कारण बीवी बच्चे भूखे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी तुझे पैसे दे देता हूँ। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस वक्त तू मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं बल्कि भगवान है। बहुत उपकार किया है तूने मुझ पर। अरे मोहन, ये सब कहकर तू मुझे शर्मिंदा मत कर। मोहन के पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो सुधीर से पैसे उधार लेकर दुकान जाता है और घर के लिए राशन खरीद लेता है। मोहन अपना सारा सामान लेकर घर पहुंचता ही है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा उनके दरवाजे पर आती है। बेटा, मेरे पास पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों से भूखी हूँ बेटा। भगवान के नाम पर मुझे अपने इस राशन से थोड़ा सा राशन दे दे। लेकिन अम्मा, मेरे पास तो खुद ये थोड़ा सा राशन है। तभी उसकी पत्नी निकलकर बाहर आती है। अरे कोई बात नहीं जी, अगर थोड़ा सा इन्हें दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा। हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन कम से कम इनका पेट भी तो भर जाएगा ना। शीला उसमें से थोड़ा सा राशन उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत बड़ी खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप बस अपना ख्याल रखिए। आप बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि हमारी मटर की खेती फिर से पहले की तरह होने लगे। ऐसा चमत्कार हो जिससे खेत में मटर की फसल फिर से लहराने लगे और फिर हम बाजार में मटर बेचकर अपना काम शुरू कर पाए। कोई बात नहीं बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूने मुझे अपनी परेशानी बताई। समझ, अब तेरी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेटा ये ले, ये तेरी परेशानी को खत्म करने का बीज है। तू इस बीज को ले जाकर अपने खेत में बो देना और फिर देखना इस बीज का असली चमत्कार। लेकिन बेटा ज्यादा मत सोचो, मैंने जैसा बोला है बस तुम वैसा वैसा करते जाओ और फिर देखना इसका असली चमत्कार।
जिसके बाद वो अम्मा अपने रास्ते निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद शीला की सास बोली, हे भगवान, अरे कितना शौक है तुम्हें अच्छा बनने का। अगर यही सब ड्रामा करते रहोगे तो एक दिन गरीब से फकीर भी बन जाओगे। माँ जी, अब मेरी आंखों के सामने कोई हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं कैसे ये सब नजरअंदाज करूँ? कैसे उस भूखे इंसान को भूखा छोड़ दूँ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर प्रकट हुए थे। जैसे इनके दोस्त ने हमारी मदद कर दी, ठीक वैसे ही अगर मैं किसी की मदद करने के लायक हूँ तो मैं क्यों न किसी की मदद करूँ। जेब में 1 रुपया नहीं और चले अपने आप को दानवीर समझने। तुम्हारी ऐसी गरीबी वाली हालत देखकर मुझे तुम पर हंसी आती है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो तू हमारी बहू बन गई। सास की बातों से उसका मन बहुत उदास हो जाता है। अगली सुबह मोहन नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करके फिर से खेत चला जाता है। उस रोज शीला भी उसके साथ खेत चली जाती है और खेत जाने के बाद वो अपने खेत में उस बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ बीज बो देता है। बीज तो बो दिया है, अब देखते हैं क्या चमत्कार दिखाता है। चलो शीला, अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन और शीला जब अपने खेत आते हैं तो खेत का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनके खेत में फिर से मटर की फसल लहराने लगी थी। अरे ये क्या, ये तो सच में चमत्कार हो गया। यानी अम्मा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इसका मतलब ये है कि वाकई वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का रूप थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनिए जी, कितने ताजे और हरे मटर हैं, इनके तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। आप चलिए, हम दोनों जल्दी से बाजार जाकर इन्हें बेच आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। अब वो उन्हें तोड़कर बाजार की तरफ बेचने चले जाते हैं। उनके काफी ताजे और हरे भरे दाने थे, इसीलिए बाजार से हर कोई उन्हीं से मटर खरीद रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शाम को वो पूरे 3000 की मटर बेच कर आए थे। फिर अगली सुबह वो दोनों फिर से अपने खेत आते हैं और फिर से अपने खेत को हरा भरा देखकर बहुत खुश होते हैं। मोहन का खेत अब जादुई मटर की खेती से भर चुका था। वो जितने मटर तोड़ते उतने ही वो बढ़ते जाते और सबसे खास बात, वो कभी भी न तो खत्म होता और न ही वो मटर कभी खराब होते। उस मटर के खेत से उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। मोहन ने अपने दोस्त सुधीर के पैसे भी लौटा दिए और अब वो सारा साल वही हरे मटर बेचते। प्राची अपने मायके से ससुराल जाने के लिए तैयार होकर बाहर आती है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, आराम से जाना। और सुन, इस टैक्सी वाले को पैसे मत देना, ये दूर के रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते हैं। और हाँ, गर्मी ज्यादा है, अगर रास्ते में कहीं प्यास लगे तो खरीद कर मत पीना, किसी से मांग कर पी लेना, 2 पैसे ही बचेंगे। ये तो ठीक कहा माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। प्राची के अंदर अपनी कंजूस माँ के सारे गुण थे। उसकी माँ के पास और प्राची के ससुराल वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें कंजूसी की आदत कूट कूट कर भरी हुई थी। प्राची के दोनों परिवार ही पैसों के मामले में ठीक ठाक थे, लेकिन अमीर घर की बहू और बेटी होने के बावजूद भी वो काफी कंजूस थी। कुछ देर बाद वो टैक्सी में बैठकर ससुराल पहुंच गई। तभी गाड़ी से उतरते वक्त उसका 7 साल का बेटा यश बोला, मम्मी कितनी गर्मी हो रही है, वो देखो सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, आइसक्रीम दिलवा दो ना। कोई जरूरत नहीं है फालतू में पैसे खर्च करने की। जो तूने 5 दिन पहले चादर पर आइसक्रीम गिराई थी ना, वो मैंने वापस से उठाकर कटोरी में डालकर फ्रिज में रख दी थी। अब इतने दिनों में तो अच्छी खासी जम भी गई होगी, तू अंदर चलकर उसे ही खा ले। उमेश चाचा उसकी कंजूसी देखकर हैरान थे, इसलिए उनकी भी हिम्मत नहीं हुई उससे पैसे मांगने की। प्राची का स्वभाव ही ऐसा था। अंदर आकर उसने अपनी सास के पांव छुए और फिर यश को फ्रिज से निकालकर वो आइसक्रीम दे दी। तभी उसकी ननद जानवी कॉलेज से आती है। हे यश, कैसा है मेरा लिटिल चैम्प? और भाभी आ गई मायके से? फिर तो कुछ मीठा सीठा लाई होंगी, मतलब 3-4 दिन रहकर आई हैं तो मिठाई तो भिजवाई होगी ना आंटी ने। ओह मिठाई, हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ। प्राची अंदर जाती है और बैग से एक प्लास्टिक का डिब्बा निकालती है जिसके अंदर घर पर बनाए हुए आटे के लड्डू थे। ये लो, इसे खाओ, माँ ने भिजवाए हैं। ये क्या है भाभी? आटे के लड्डू? वो क्या है ना, राशन में ये गेहूं का आटा और चीनी मिली थी तो माँ ने ये लड्डू बना दिए। अब तुम तो जानती हो बाजार में सब मिठाइयाँ कितनी महंगी हैं। हे भगवान, मैं भी कैसे भूल सकती हूँ कि भाभी किन महाकंजूसों के खानदान से आती है। अरे नहीं भाभी, वो भूख नहीं, अभी मैं शाम को खा लूंगी। हाँ, कमाल है, अभी तो मिठाई किए जा रही थी। सास ननद एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। इसके बाद प्राची अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को डिनर बनाने किचन में जाती है, जहाँ वो 5 लोगों का खाना बनाने के लिए एक प्याज और आलू टमाटर काटने लगती है। प्राची इतनी कंजूस थी कि वो आलू प्याज के छिलके भी सब्जी में ही काट देती थी। बहू, ये क्या है?
तूने सब्जी के छिलके भी इसी में क्यों काट दिए? अरे माँ जी, आप ही बताओ, जब सब्जी वाला आलू प्याज तौलता है तो छिलके के साथ ही तो तौलता है ना। फिर जब हम इसके पे पैसे देकर आते तो फिर इन्हें कैसे फेंक दे? हे राम, इसे देखकर तो लगता है जरूर पिछले जन्म में कंजूस देश की महारानी रही होगी। प्राची की कंजूसी से घर में सभी परेशान थे। फिर अगले दिन भरी दोपहरी में यश स्कूल से आता है। मम्मी बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर एसी चला दो ना। पागल हो गया है क्या? जानता भी है एसी का बिल कितना आता है? गर्मी लगी है ना तो एक काम कर, बाथरूम में आधा बाल्टी पानी भर के रखा है, जाकर उससे नहा ले। और सुन, साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कल तो तू साबुन से नहाया था। एक काम कर, पानी से नहा ले। यश बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चला जाता है। हद होती है बहू कंजूसी की भी। अरे एक ही तो बच्चा है तुम्हारा, कम से कम उसके लिए तो कंजूसी मत किया कर। लेकिन प्राची पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज, प्राची ये लो, इस महीने के खर्चे के पैसे पूरे 20,000 है। शाम को बाजार से कुछ सब्जियां ले आना। जी अच्छी बात है। रौनक प्राची को पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद प्राची अपने कमरे में जाती है कि तभी उसे एक सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। शिमला मिर्च, गोभी, मटर, गाजर, आलू ले लो। अभी तो बाहर तेज धूप है, सब्जी लेने कौन इतनी दूर मंडी जाए? उससे तो अच्छा होगा मैं इसी ठेले वाले से सब्जी ले लूं। यही सोचकर प्राची बाहर उस ठेले वाले के पास जाती है। भैया ये मटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? और गोभी शिमला मिर्च? बहन जी सबका एक ही रेट है। ये अच्छी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। जाओ जाओ, इतनी महंगी नहीं खरीदनी। अजीब पागल औरत है, रोज सब्जियों का भाव पूछ कर चली जाती है। वो शाम को पैदल पैदल 6 किलोमीटर दूर मंडी सब्जी लेने जाती है और वहाँ जाकर भी वो सब्जी वालों से ऐसे बहसबाजी करती है। अब जो रेट चल रहा है मैडम, उसी भाव में तो सब्जियां बेचेंगे, उससे सस्ते में तो बेच नहीं देंगे ना। और अगर इतनी सस्ती सब्जी लेने का शौक है तो सुबह सुबह 5 बजे मंडी खुलती है, जिसमें पुरानी सड़ी गली सब्जियां आधे से भी कम दाम में मिलती हैं, यानी कौड़ियों के भाव मिलती है। तब आकर ले जाया करो। क्या कौड़ी के दामों में सब्जी? अब यही सब सोचकर प्राची घर आ जाती है और अगले दिन सुबह 4:30 बजे ही उठकर मंडी चली जाती है, जहाँ सब्जियों के सस्ते दाम सुनकर वो चौंक जाती है। 5 रुपए किलो सब्जी, 5 रुपए किलो। क्या, बस 5 रुपए किलो? हे भगवान, ये तो लॉटरी लग गई। ये गोभी में थोड़े से दाग है और ये टमाटर भी थोड़े गले हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबने मिक्स होकर पेट में ही तो जाना है और सुबह होते ही फ्लश हो जाना है। और वैसे भी सब्जियां तो पकने में एक जैसी लगती हैं, फिर ताजी क्यों खरीदें? पैसे की बचत होनी चाहिए ना। प्राची झट से बासी, सस्ती और सड़ी गली सब्जियां खरीद लाती है। हाय, ऐसे ये सब्जियां 500 रुपए की आती है, लेकिन मैंने तो 100 रुपए में खरीद कर पूरे 400 रुपए की बचत कर ली और फिर वही सब्जी बनाकर सबको खाने में परोसी। पहले दिन तो सबको सब्जी का स्वाद अजीब सा लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो खाना खा लिया। लेकिन अब ये उसका रोज का हो गया। छी, इस सब्जी से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे नहीं खानी। चुप कर यश, खाने में ऐसे नखरे नहीं करते, जो बनाए चुपचाप खाओ। हाँ भाभी, सब्जियों में अब वो स्वाद नहीं आ रहा। इतनी अमीरी और इतना कंजूस दिमाग है बहू का। जरूर ये अपनी कंजूसी इन सब्जियों में भी दिखा रही है, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगी तो सब कहेंगे तानाशाह है, बहू पर गुस्सा करती है। अब जो है खा लो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। ऐसे एक रोज दिल्ली से बुआ सास आई। तब भी प्राची ने वही सड़ी गली सब्जियां बनाकर मेहमान को भी परोस दी, जिन्हें खाते हुए बुआ बोली, अरे भले ही मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन सच कहूँ तो हमने गरीब होकर भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया। क्या अब अमीरी में भी खाने का स्वाद मर गया है जो तुम लोग ऐसा खाना खाते हो? मैं खाना सूंघ कर ही बता सकती हूँ, ये खाना सड़ी गली सब्जियों से बना है। ये खाना तो हम पिछले 1 महीने से खा रहे हैं बुआ जी। मुझे भी कुछ अजीब लगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नन्ना यश पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मम्मी, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर सास को पेट दर्द और पति की भी तबीयत खराब हो गई। ये सब देख प्राची बुरी तरह घबरा गई। ये आप सबको यूं अचानक क्या हो गया? बहू, मुझे लगता है इन सबको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। बुआ जी के साथ वो उन सबको टैक्सी कर जल्दी से पास के अस्पताल लेकर गए। देखिए, इनको खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने तो सोचा था पैसे बचेंगे, लेकिन मेरी कंजूसी तो पूरे घर की सेहत ले बैठी। बहू, बचत जरूरी है, पर सेहत के साथ समझौता नहीं। सड़ी गली चीजें सस्ते में मिलती हैं, लेकिन नुकसान बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ घंटे बाद वो सब घर लौट आए। प्राची को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए जी। अब मैंने समझा कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन प्यार और सेहत की कीमत पर नहीं। उस दिन के बाद प्राची ने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि उसकी कंजूसी के कारण उसके परिवार वालों की जान पर भी बन सकती थी।